हाँ, तो मैं आपसे ये बात कह रहा था, ये पर्टिकुलर हम लोगों ने डायग्राम बनाया। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने क्या सीखा, इस पर्टिकुलर डायग्राम में हमने ये सीखा कि सर दो वेक्टर लेने हैं, ठीक है, और दो वेक्टर लेने के बाद हम लोग इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे कि दो लोग सेम सेंस तैयार करेंगे, ठीक है ना, दो लोग तुम्हारे पास सेम सेंस तैयार करेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि पहले का टेल यहाँ बनेगा और हेड यहाँ बनेगा, दूसरे का टेल जो होगा वो पहले के हेड से लगेगा और तुम्हारे पास उसका हेड यहाँ बनेगा, और जो तीसरा वाला होगा उसका जो तुम्हारे पास टेल होगा वो यहाँ पे रहेगा और उसका जो हेड रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। टेल हेड वाली खेल है। और लेकिन टेल हेड बच्चों वाला जैसे लगता है तो बेकार की चीज है, वो आपको एक बार पता लग गया, समझ आ गया, इस तरीके से आप अपना डायग्राम बनाएंगे। अब मुद्दा ये है कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, सवाल ये आता है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो जरा सुनो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अब अगर जैसे मैं तुमसे कहता हूँ, तुमको 3 एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, समझना जरा, मुझे बताना। लेट सपोज कि ये तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक, तुम इस फ्रेंड को तुम गए यहाँ से, तुमने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये फ्रेंड के साथ क्या होगा बताओ, ही विल शिफ्ट, ही विल शिफ्ट टूवर्ड्स, ही विल टूवर्ड्स शिफ्ट टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसने कहा, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, ये तुम्हारे पास फ्रेंड है, इस फ्रेंड को तुमने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो इसने कहा इस केस में क्या होगा, इसने कहा शिफ्ट टूवर्ड्स तुम्हारे पास लेफ्ट, आराम से शिफ्ट हो जाएगा, और क्या, तो कोई यहाँ पे रोक ही नहीं रहा इसको, भाई इसको इधर से तो कोई रेजिस्टेंस दे नहीं रहा, तो घसीट के इधर ले जाओ आराम से, ठीक। अब भाई तीसरी बात, अब हमने अगर बात करी यहाँ पे इधर, ये हो गया तुम्हारे पास 25 न्यूटन, ये हो गया तुम्हारे पास 10 न्यूटन। अब बताओ क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, बताओ क्या होगा इस आदमी का, इस आदमी को कुछ होगा कि नहीं होगा, यही खड़ा रहेगा यहीं पे, जाएगा इधर उधर कि नहीं जाएगा, क्या लगता है, 25 न्यूटन का फोर्स इधर लगाए हो, सर हाँ बताओ, राइट। राइट पे जाए, राइट साइड जाएगा। राइट साइड जाएगा, अच्छा चलो देखते हैं क्या आ रहा है। तो ऐसा पता लगा कि हम लोग नेट फोर्स लगा लेंगे, इधर की तरफ आएगा 25 में से गया 10, तो एज अ रिजल्ट सर होगा क्या कि ये आदमी पे तुम्हारे पास अल्टीमेटली 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा। फिर से तुम्हारे पास राइट साइड आ गया। इसने कहा ठीक सर, अब क्या होगा, इसने कहा मान लो कि तुम इस पर्टिकुलर फ्रेंड के पीछे ही पड़ गए, तुमने कहा कि तुम्हारी तो हम जान लेके रहेंगे। इसने कहा मतलब, इसने कहा कि देखो तुम्हारे पे 25 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएंगे, ठीक है, और इधर ही तुम पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा सर, मेरा जाएगा कि नहीं जाएगा इधर उधर, बिल्कुल जाएगा। अब कितना लग जाएगा इसका, अब जाएगा 35 न्यूटन, ये भी का राइट। इसने कहा छोड़ो भाई बस बहुत हो गया। इसने कहा नहीं नहीं, अब एक और काम करना है। एक और काम क्या करना है, इस फ्रेंड पे जो है अब फोर्स लगाना है, इधर लगाएगा 25 न्यूटन, ठीक है, और इधर लगेगा 10 न्यूटन। अब बताओ अब कहाँ जाएगा ये फ्रेंड, अब ये फ्रेंड कहाँ जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, बताओ क्या लगता है, राइट। राइट जाएगा, सर राइट। राइट जाएगा। और दो बच्चे भाई बताओ अपना आंसर बताओ, गलत सही मत सोचो, अभी सीख रहे हो तुम, अभी तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है, 12वीं में तुम्हारा टेस्ट दिया जाएगा। भाई राइट कैसे जाएगा यार, क्या 10 न्यूटन का कोई मतलब ही नहीं है, 25 न्यूटन से तुम घसीट के ले लोगे, 10 न्यूटन का कोई मतलब ही नहीं है, तो 10 न्यूटन फिर लग का ले रहा है। मेरे हिसाब से ना तो ये राइट जाएगा ना तो ये अपवर्ड जाएगा, ही विल बी सब्जेक्टेड टू सम फोर्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। क्या कहना है बताओ, क्या लगता है, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्या लग रहा है तुमको, बताओ भाई। 25 न्यूटन इधर लग रहा है राइट साइड पे फोर्स, 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो यार अगर अब मुद्दा ये है कि ये बंदा 25 न्यूटन के फोर्स से इधर की तरफ जाता, अगर हमसे 25 न्यूटन का फोर्स लगाए होते, लेकिन तुम तो 25 भी लगाए हो 10 भी लगाए हो, तो इसने कहा नॉट परफेक्ट राइट, तुम कहोगे नॉट परफेक्ट राइट, नॉट परफेक्ट राइट का मतलब है नॉट परफेक्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, नॉट तुम्हारे पास परफेक्ट अपवर्ड, ना तो तुम्हारे पास परफेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, वो तुम्हारे पास इंक्लाइंड, वो तुम्हारे पास इंक्लाइंड टू तुम्हारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस से ये तुम्हारे पास कुछ एंगल थीटा बना करके ऊपर की तरफ जाएगा, ये हाल होगा। इसने कहा ये कैसे निकालेंगे, इसने कहा इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी को निकालने के लिए
कि एफ का वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसी को हम लोग निकालने के लिए जो अभी अभी पढ़े हैं, जिसका नाम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसका बस यही पर्पस है कि ये पहले 4 केस को निकालने के लिए नहीं आ रहा है तुम्हारे पास, ये आ रहा है तुम्हारे 5वें केस को सॉल्व करने के लिए कि मान लो कि अगर तुम्हारे पास ऐसे आ गया क्वेश्चन तो हम कैसे सॉल्व करें। बात क्लियर हुई सभी लोग को? ठीक है, इसने कहा कि ठीक है। अब मान लो कि मैंने ये कहा, जैसा कि मैंने यहाँ पे कि जैसे मैं बना रहा हूँ ये पर्टिकुलर डायग्राम में पहला और दूसरा वाला बनाया। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ने क्या कहा ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, अगर हम कोई पर्टिकुलर सर वेक्टर बनाते हैं। हाँ बेटा बता, बोलो। सर उसमें से इंक्लाइन कैसे जा रहा है? मैं बस अभी वही बता रहा हूँ, अभी आने दो उसके, मैं बताता हूँ ठीक है कैसे जा रहा है। अब देखो जरा, ये अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास कोई जो है बी वेक्टर है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास हमने यहाँ पे एक क्लोजिंग वेक्टर बनाया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब जो है हमारा आर वेक्टर जो कैसे डिफाइन होता है, वो डिफाइन होता है ए वेक्टर प्लस तुम्हारे पास बी वेक्टर, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे डिफाइन होता है, वो रिजल्टेंट वेक्टर डिफाइन होता है तुम्हारे पास ऐसे, तुम्हारे पास कैसे ए वेक्टर प्लस तुम्हारे पास बी वेक्टर की तरीके से, और इसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट तुम्हारे पास वेक्टर। इन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे पास है ये, इसे बोलते हैं तुम्हारे पास एंगल थीटा, और ये जो तुम्हारे पास है इसे बोलते हैं अल्फा। एंगल थीटा क्या है, एंगल थीटा है तुम्हारे पास एंगल तुम्हारे पास बिटवीन बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। और अल्फा क्या है, अल्फा है तुम्हारे पास एंगल तुम्हारे पास बिटवीन, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड तुम्हारे पास जो है ए वेक्टर, ठीक है। और इसने कहा कि तुम्हारे पास एक और एंगल हम तुम्हें दिखा देते हैं, वैसे तो इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं, बट फिर भी तुमसे क्या नाम है क्लास 12 में पूछ लिया जाएगा तो तुम परेशान हो जाओगे। ये रहा बीटा, ठीक है। बीटा क्या है तुम्हारे पास, बीटा है तुम्हारे पास एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन तुम्हारे पास आर वेक्टर एंड तुम्हारे पास क्या, एंड तुम्हारे पास बी, ठीक है। चलो अब जरा मैं आपको पहले एक बात समझाता हूँ जिसपे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में, जिसमें मेरे पास सवाल बहुत आते हैं कि ये सर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर का क्या खेल है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स का क्या खेल है। जरा इसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, इसमें होता है बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन, तुम्हें होना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज smaller of the two angles, smaller of the two angles, smaller of the two angles between the vectors, between the vectors when they are placed, when they are placed tail, when they are placed tail to tail, when they are placed tail to tail. It is defined as smaller of, it is defined as smaller of two angles, okay, between the vectors when they are placed tail to tail. क्या मीनिंग हुआ इसका, जरा समझना है यहाँ पे। एक मैंने तुमको ये वेक्टर दिया, ठीक, और एक मैंने तुमको ये वाला वेक्टर दिया, ये वाला, ठीक, यहाँ पे ये वाला, एक मैंने तुमको ये वाला वेक्टर दिया और मैंने इसके बीच में एंगल मार्क कर दिया 120 डिग्री, ठीक। फिर मैंने कहा कि मैं इसी पर्टिकुलर डायग्राम को कुछ ऐसे अगर बनाना चाहूँगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसने कहा कैसे, इसने कहा ऐसे, ऐसे यहाँ पे, ठीक। इसने कहा ये एंगल कितना है, ये एंगल हो गया तुम्हारे पास 60, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अब इसने क्या बताया, इसने कहा ये 120 डिग्री एंगल है, ये तुम्हारे पास 60 डिग्री एंगल है। इसका देखा जाए तो इसे हम बोलेंगे टेल 1 और तुम्हारे पास हेड 1, इसे हम बोलेंगे तुम्हारे पास टेल 2 और तुम्हारे पास हेड 2। पहली बात तो एंगल डिफाइन कैसे किया जाता है, एंगल को डिफाइन करने के लिए दो वेक्टरों का टेल आपस में जुड़ना जरूरी है। अगर दो वेक्टर का टेल आपस में नहीं जुड़ रहा है तो अपन लोग एंगल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा अच्छा, इन्होंने इस पर्टिकुलर टेल 1 और हेड 1 वाला जो वेक्टर था इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया
तो ये टेल 1 हेड 1 हो गया और ये तुम्हारे पास टेल 2 और हेड 2 हो गया। अगर मैं देखूं, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कोई बताएगा मेरे को कितना होगा? तो मुझे बताएगा ये वाला एंगल कितना होगा जो मैंने भी मार्क किया है? एनीवन? जो एंगल मैंने अभी ब्लू कलर से मार्क किया उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? कितनी होगी? सर 300। बिल्कुल सही, 360 होता है टोटल एंगल। अगर मैं इसमें से 60 माइनस कर दूंगा तो कितना बचा? ये बचा 300। अब इसने सोचो क्या बोला, इसने कहा कि इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड टेल टू टेल। जब दो वेक्टर्स तुम्हारे पास टेल टू टेल प्लेस होंगे तो उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल होता है वो तुम्हारे पास एंगल कंसीडर किया जाएगा और 300 इनके बीच का एंगल कंसीडर नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि ये क्या मतलब हुआ? इन्होंने कहा हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, ठीक है, और वेक्टर कहता है कि हमारी अपनी भाषा होती है तो आप हमारे कंटेक्स्ट में बात कीजिए। तो इन्होंने कहा हमारे कंटेक्स्ट में बात करने के लिए आपको हमेशा दो वेक्टर को टेल टू टेल रखना पड़ेगा, और जब आप दो वेक्टर को टेल टू टेल रख लेंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि उनके बीच में एंगल बन रहे होंगे, एक एंगल छोटा बन रहा होगा और एक एंगल बड़ा बन रहा होगा। तो हमने कहा कि जो हमारा 60 डिग्री वाला एंगल जो बन रहा था, ठीक है, वो हमारा एंगल 1 था जो कि तुम्हारे पास स्मॉलर एंगल था, और जो हमारा 300 डिग्री वाला एंगल बन रहा था वो हमारे पास एंगल 2 था और वो हमारे पास लार्जर एंगल था। इन्होंने कहा स्मॉलर एंगल है, लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल को हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें किसे कंसीडर करना है? स्मॉलर एंगल कंसीडर करना है। इसने कहा ठीक है। इसने कहा एक बात है सर यहाँ पे। इसने कहा क्या बात है? इसने कहा देखिए सर, अगर ये पर्टिकुलर तुम्हारे पास हमने यहाँ पे कंसीडर किया है और ये हमने पर्टिकुलर यहाँ पे कंसीडर किया है, ठीक है, और हम इससे कोई एंगल तुम्हारे पास 75 डिग्री बोल रहे हैं, ठीक। इसने कहा कि क्या मैं इस डायग्राम में थोड़ी डिस्टर्बेंस कर दूं? इसने कहा कर दो। तो इसने कहा कि ये तुम्हारे पास अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बना दूं और ऐसे बना दूं तो आपको कोई हर्ज तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसने कहा है तो हर्ज। इसने कहा नहीं होना चाहिए आपको हर्ज। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वी कैन शिफ्ट द वेक्टर्स, we can shift vectors, ठीक है, in parallel fashion, in parallel तुम्हारे पास पैटर्न, in parallel fashion, in parallel pattern। इसने कहा कि हम हमेशा इस पर्टिकुलर वेक्टर को ऐसे उठा करके शिफ्ट कर सकते हैं। जब हम शिफ्ट कर सकते हैं तो ये वाला जो डायग्राम है ये बिल्कुल इस वाले डायग्राम के इक्विवेलेंट है। तो उसने कहा कि ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी तुम्हारे पास डायग्राम आएगा सबसे पहले टेल को टेल से छुआ देना, ठीक। अब टेल को टेल से छुआ देने के बाद तुमको एंगल पता लग जाएगा। जब तुमको एंगल पता लग जाएगा तो इस केस में एंगल तुम्हारे पास 75 लिया जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं कंफ्यूज, वो कहते हैं कि सर एक मिनट, कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो रही है कि ये तुम्हारे पास 75 है और ये वाला एंगल कितना, अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा? ये 75 है तो एनीवन, ये वाला एंगल कितना होगा 75 पे? तो ये कितना होगा भाई बताओ, जल्दी बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये वाला एंगल 75 है, 150। 105, 180 में से हाँ। हमारे पास 75 गया तो कितना बचा? 105। 105 यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, क्यों नहीं किया जाएगा? देखो, एंगल को डिफाइन करने का जो तरीका है, वेक्टर ने कहा कि हमारी बात सुनो, हम ये कह रहे हैं कि जब भी तुम्हें कोई दो वेक्टर मिले उनके टेल से टेल छुआ देना, ठीक है। उनके टेल से टेल छुआ दोगे तो स्थिति तुम्हारे पास ऐसी बनेगी, एक तरफ तुम्हारे पास 75 डिग्री आ जाएगा और एक तरफ तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? एक तरफ तुम्हारे पास 285 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 285 डिग्री को सीधे खारिज कर देना और 75 को यहाँ पे रख लेना। लेकिन जैसे ही बच्चा इस 75 वाले डायग्राम को ऐसे बनाता है वो कहता है ले अब तो और गड़बड़ हो गई, ये तो 75 है, ये तो 105, ये कौन आ गया? भैया तुम्हें इसे कंसीडर नहीं करना है, ध्यान से सुन लीजिए, तुम्हें 105 को कंसीडर नहीं करना है, तुम्हें 75 को कंसीडर करना है, तुम्हें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन चलना है, ठीक है। 105 भी आंसर नहीं है इस पर्टिकुलर दो वेक्टर के बीच एंगल, 285 285 भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर 75 डिग्री है। टेल टू टेल के बीच में जो एंगल होगा वही तुम्हारे पास एंगल बिटवीन द वेक्टर कंसीडर किया जाता है। सभी लोगों को क्लियर फंडा समझ में आया? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं? किसी के मन में हल्की सी भी डाउट है भैया आप पूछ लीजिए, मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि अगर ये डाउट फंसा रहेगा तो पूरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई?
250 85 यहाँ आंसर नहीं है, ठीक है। ये क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि ये तुम्हारे पास लार्जर एंगल था, इसलिए ये मारा गया। जब 75 को हमने डायग्राम नंबर 2 की तरीके से बनाया तो 105 भी आ गया। 105 को कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वो तो तुम्हारे पास टेल टू टेल पे हिसाब ही नहीं बन रहा। इसका मतलब 105 भी आंसर नहीं है, इसका आंसर कितना है? 75 डिग्री आंसर है। सर हाँ बेटा। सर आपने कहा था कि वेक्टर्स को टेल टू टेल बोलते हैं, सर हाँ आपने हेड टू टेल टू, हाँ क्या कह रहे हैं, सर फिर से बोलो। सर जिस प्रैक्टिस आपने दिया है 75 को जो है, सर आपने कहा था वेक्टर्स टेल टू टेल बोलते हैं। हाँ हाँ टेल टू टेल बोला था। हाँ आगे तो बताओ क्या कह रहा हूँ। सर तो सर आपने यहाँ पर सर हेड से टेल जोड़ा है। नहीं हेड से टेल नहीं जोड़ा हमने, हम कह तो रहे हैं इस, अच्छा देखो ऐसे समझो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ इस वाले डायग्राम, अगर मैं तुमसे इस वाले डायग्राम को कहता हूँ कि बेटा सोचो इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या? ये तुम्हारे पास मैंने इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और मैं तुमसे अगर ये कह दूँ कि ये वाले डायग्राम को मैंने ऐसे कंसिडर कर रखा है कि ये मैंने यहाँ बनाया और ये मैंने इसका एक्सटेंडेड फॉर्म कह दिया, तो मैं तो इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। इसका मतलब है अपना एरो मैं यहाँ पे हटाऊँ और इसको ऐसे बना दूँ, तब तो 75 आ ही जाएगा अपने आप आंसर, है कि नहीं? इसका मतलब है whenever you are drawing a vector you can always extend it further to look for the angle between the two vector। आप हमेशा उसको देख सकते हैं। अभी सभी के मन में क्लियर है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर का कंसेप्ट? सभी के मन में क्लियर है ना? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पे पेज 5 सवाल आते हैं एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स पे, वो सारे न्यूमेरिकल के अंदर आते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप समझ नहीं पाओगे एंगल क्या है, और एंगल अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वहां पर, ठीक है। बात समझ आती है? चल आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ये तो बात हो गई तुम्हारे पास एंगल थीटा की, ठीक है। इसी एंगल थीटा को एक्सप्लेन करने के इतने लंबा धावा किया हमने, ठीक। अब आ गया तुम्हारे पास अल्फा और ये तुम्हारे पास बीटा। चलो इन लोगों की बात तो बाद में करेंगे। तो सबसे पहले जरा मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाऊं, उस पर बेस्ड एक तुम्हारे पास एग्जाम्पल करवाऊं तो चीज़ें आपको थोड़ा सा और क्लियर होंगी फंडा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे करवाना पड़ेगा आपको एनालिटिकल मैथड, एनालिटिकल method for resultant of two vectors, for resultant of two vectors, ठीक है। हमको एनालिटिकल मेथड पढ़ना है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स के लिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई लाओ। अब हम आने वाले हैं एनालिटिकल मेथड में। ये क्या चीज़ है जरा समझिएगा। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th तक। जैसे ही क्लास 12th में जाओगे उसको भूल जाना, कभी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक है। हाँ इसका रिजल्ट जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ चलता रहेगा लाइफ टाइम, ठीक है। बस इसको तुम्हें क्या नाम है, इसको क्लास 11 तक ही रखना है दिमाग में, मतलब इस डेरिवेशन को, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो तुम ध्यान रखोगे वैसे भी। चलो अब बात कर लेते हैं जरा। तो हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर डायग्राम एक ऐसे बनाया है, ठीक है। और ये डायग्राम में हमने, ठीक है, ये लोग तो हमारे डॉटेड वाले लोग हैं, ये एक्सटेंडेड वर्जन वाले लोग हैं, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे एंगल जो है तुम्हारे पास थीटा लिया और ये हमने यहाँ पे अल्फा लिया, ठीक। इसको हमने बोला है अपना ए वेक्टर, इसको हमने बोला है अपना बी वेक्टर और इसको हमने बोला है अपना आर वेक्टर, ठीक है। एग्जैक्टली क्या निकालना चाहते हो? एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, ठीक है। मेन मकसद एक फॉर्मूला डिराइव करने का है, ठीक है। इसने कहा ये तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है, तो जरा नेमिंग वगैरह ले लेते हैं। जिसने कहा इसको ले लो ओ ले लो, इसको आप पी ले लो, इसको आप जो है एन ले लो और इसको जो है आप क्या ले लो एम ले लो। ये तुम्हारे पास इधर की तरफ एरो है, ये तुम्हारे पास इधर की तरफ एरो है और ये तुम्हारे पास इधर की तरफ है, ठीक। चलो बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी इन ट्राइंगल तुम्हारे पास ओ पी एम, ठीक है। मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि साइन थीटा लिखना है मेरे को, तो आप कहोगे साइन थीटा क्या होता है ना सर? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर में कौन आ गया? एनएम, और हाइपोटेन्यूज में कौन आ गया तुम्हारे पास? पीएन, ठीक है। तो एनएम की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारे पास? एनएम की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास पीएन तुम्हारे पास कितना? साइन थीटा होगी, ठीक है। अब पीएन की वैल्यू कितनी है? ये है बी और ये होगी तुम्हारे पास क्या? साइन थीटा। तो इसने क्या बताया? इसने कहा कि तुम्हारे पास जो एनएम है, जो तुम्हारे पास एनएम है, एनएम की वैल्यू हो गई है पी एन साइन थीटा, तो ये होगी बी साइन थीटा, ठीक है। सेम तरीके से कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा हुआ तुम्हारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस का हमने लिखा पीएम अपॉन तुम्हारे पास क्या नाम? पीएन, ठीक है। सो पीएम की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कितना? पीएन कॉस थीटा, ठीक है।
और पी एम तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास बी, और ये हो गया तुम्हारे पास कॉस थीटा। ठीक, तो हमने यहाँ पे बी साइन थीटा बी कॉस थीटा को एन एम और तुम्हारे पास पी एम यहाँ पे हमने लिख लिया। इसने कहा ठीक, फिर आगे क्या करें, इसने कहा कि इन ट्राइंगल तुम्हारे पास ओ एन एम की बात करी, तो इसने कहा कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय तुम्हारे पास पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा पा रहे हो, क्योंकि ट्राइंगल के एम पे जो है वो 90 डिग्री है इसलिए लगा पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ओ एन तुम्हारे पास एम ले, ओ एम एन ओ एन एन, ठीक है। सो एम पे 90 डिग्री है इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। हमने लिखा क्या, हमने लिखा ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास ओ एम स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास एम एन स्क्वायर। ओ एम को लिखा तुम्हारे पास ओ पी प्लस तुम्हारे पास पी एम का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास एम एन का क्या तुम्हारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। अब ओ पी प्लस तुम्हारे पास पी एम, तो हमने कहा ओ पी की वैल्यू है तुम्हारे पास ए और पी एम की वैल्यू क्या है, पी एम की वैल्यू है तुम्हारे पास बी कॉस थीटा, तो ये हो गई है तुम्हारे पास बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास एम एन तुम्हारे पास क्या है, एम एन ने कहा कि हमारी वैल्यू तो सर बी साइन थीटा है, तो ये हो गया तुम्हारे पास बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बी स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास सॉरी ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया है 2ab तुम्हारे पास कॉस थीटा, और ये हो गया है क्या बी स्क्वायर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। ये वैल्यू हमने लिखा, हमने कहा ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस तुम्हारे पास बी स्क्वायर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस तुम्हारे पास 2ab कॉस थीटा, ठीक। अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब भैया सिंपल सी बात है, मैं इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर तुम्हारे पास क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इतनी मैथमेटिक्स तो सबने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर। हमने कहा ठीक है। अब ओ एन की बात कर लेते हैं, ओ एन कौन था सर, ओ एन की जगह तो हम लोग आर पुट करते हैं, तो इसने आर निकाल लिया, तो इसने यहाँ पे आर स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये हो गया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बी स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना 2ab कॉस थीटा, ठीक। तो आर की वैल्यू जो तुम्हारे पास आ गई वो कितनी आ गई, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बी स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2ab cos theta. Now this is the formula for the resultant of the two vector. सर एक बात तो समझ लेनी है कि ये क्या देगा हमको, ऑलरेडी हम लोग आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जानते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए जरा, अगर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई मेरे को वेक्टर फॉर्म, अगर मैं तुमसे कहता हूँ मुझे वेक्टर फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर लिख के दो, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर लिख के दो, तो तुम लिखोगे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस तुम्हारे पास बी वेक्टर, ठीक। अगर मैं तुमसे कहता हूँ मुझे वैल्यू दो, ठीक है, मुझे मैग्नीट्यूड दो, सुनना जरा, ठीक है, और मुझे तुम जो है स्केलर फॉर्म लिख के दिखाओ, ठीक है, किसका, तुम मुझे लिख करके दिखाओ रिजल्टेंट वेक्टर का, ये सब कुछ मुझे तुम लिख करके दिखाओ। तो इसने कहा कि ठीक है हम लिख करके दिखाते हैं, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास कॉस थीटा, ठीक। इसने कहा कि ये क्या चीज निकाली आपने, ये बेटा मैंने क्या किया, मैंने जब वेक्टर एडिशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा, तो मैंने कहा कि जो आर वेक्टर मैं लिखता हूँ ये आर वेक्टर प्लस ए इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो इसका वेक्टर फॉर्म है, लेकिन जब मुझे वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए या स्केलर फॉर्म चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर का, तो मैं ऐसे लिखूंगा। इसने कहा सर बात समझ में नहीं आई, तो इसने कहा देखते हैं इधर 2 मिनट और हम लोग वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग बात समझ लेते हैं पूरी की तरह क्या बता रहा है, ठीक। इसने कहा ठीक है। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि अगर हम सर अल्फा निकालना चाहते हैं तो बताइए क्या करना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है हम अल्फा भी निकाल लेते हैं, फिर हम एक पूरा क्वेश्चन ही करवाते हैं जिसमें हमको सारी वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक। इसने कहा ठीक, कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे इसने, और ये यहाँ पे इधर की तरफ यहाँ पे ले लेते हैं ये, ठीक। अब देखिएगा जरा, अब मैं जरा कैलकुलेशन ऑफ अल्फा करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मैं जो है कैलकुलेशन ऑफ तुम्हारे पास जो है अल्फा में इंटरेस्टेड, ठीक। इसने कहा ठीक है भाई, इन ट्राइंगल तुम्हारे पास जो है ओ एन एम की बात करें, तो इन्होंने कहा कि tan अल्फा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में लिखा एन एम और बेस में लिखा तुम्हारे पास ओ पी प्लस तुम्हारे पास क्या पी एम, ठीक है। अब इसने कहा कि tan अल्फा इज इक्वल टू एन एम की वैल्यू क्या है, अभी तो लिखी थी एन एम की वैल्यू ऊपर,
एनएम की वैल्यू है बी साइन थीटा। हमने कहा ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट करा तुम्हारे पास बी साइन थीटा अपॉन ओपी की वैल्यू ए, और ये तुम्हारे पास हुई बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास अल्फा निकालने का, अल्फा यहाँ से निकलता है। इसने कहा ठीक है, अब एक सवाल लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज कि तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है, समझना जरा सवाल को, यही सवाल तुम्हारा सबसे पहला सवाल है वेक्टर का। ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है, इस बॉडी पे तुम्हारे पास लग रहा है क्या, एक फोर्स लग रहा है, और ये F1 इसकी वैल्यू है कितना 3 न्यूटन। ठीक है, और इस बॉडी पे तुम्हारे पास एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, F2, ये कितना लग रहा है 4 न्यूटन। क्या मुझे आप F1 और F2 के बीच का एंगल बता सकते हो? एनीवन फॉर द एंगल बिटवीन F1 एंड F2, आपके मन में जो आ रहा है बताइए भाई। F1 और F2 के बीच में एंगल बता सकते हो? अरे बताओ, कोई तो बताओ। 90। हाँ 90। ठीक है, इसने कहा कि F1 और F2 के बीच में, अच्छा 90 भी आ रहा है और 270 भी आ रहा है, किसको लिया जाए? 90 भी आ रहा है और 270 भी आ रहा है, किसको ले ले? 90 को ले ले, 270 को ले ले? 90 को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसने कहा था 90 सेलेक्ट हुआ, ठीक है, और 270 रिजेक्ट हुआ। क्यों रिजेक्ट हुआ वैसे 270? क्योंकि ये बड़ा एंगल है, क्योंकि ये बड़ा एंगल है इसलिए रिजेक्ट हुआ। क्यों सेलेक्ट हुआ 90? क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये तुम्हारे पास स्मॉलर एंगल है इसलिए सेलेक्ट हुआ। इसने कहा कि अगर ये पर्टिकुलर बॉडी को मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास कोई एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा कि मैं लगाऊंगा 3 न्यूटन का फोर्स, और एक बंदा ऊपर छत में खड़ा हो गया, इसने कहा कि मैं लगाऊंगा जो है यहाँ पे 4 न्यूटन का फोर्स। अब देखते हैं कि ये जो क्या नाम है ऑब्जेक्ट है, ये किधर की तरफ जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ ये कि हमने कहा कि हमको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है तुम्हारे पास रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, जब भी हमको दो वेक्टर क्वांटिटी दी जाती है तो हमको रिजल्टेंट फोर्स निकालना होता है। ठीक है, अब रिजल्टेंट फोर्स में हमने क्या बताया, अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला था ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास बी स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2ab cos थीटा। अब किसी ने कहा इसका वेक्टर डायग्राम हम बना सकते हो, हम कहेंगे हाँ बना सकते हैं ना, हमें क्या दिक्कत है। हमको इतना पता है कि इस समय ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ये बना हुआ है तुम्हारे पास क्या F2 वेक्टर, और ये बना हुआ है तुम्हारे पास F1 वेक्टर। ठीक है, और ये बना हुआ 90 डिग्री। तो मैंने कहा कि अगर मुझे इसका वेक्टर डायग्राम बनाना है तो बहुत सिंपल है मेरे लिए। इसने कहा कैसे? इसने कहा देखो ऐसे। मैंने कहा कि मैं ऐसे F1 बनाऊंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा कि यार मैं F2 को खिसका के इधर लेकर के आऊंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कहूंगा कि ऐसा है कि मैं आर वेक्टर को ऐसे बनाऊंगा, इसमें भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इसने कहा हाँ ठीक है, नहीं होगी कोई दिक्कत। तो इसने कहा ये एंगल तो पक्की बात है तुम्हारे पास 90 हो गया, और ये एंगल तुम्हारे पास अल्फा हो गया। और अभी मैं अल्फा के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे अल्फा का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, क्या निकलेगा ये मुझे सवाल बताएगा, मुझे कुछ नहीं पता। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि तुम्हारे पास F1 और F2 जो तुम्हारे पास फोर्स है। अब मुद्दा ये है कि सर रिजल्टेंट निकालते क्यों? सवाल ये आया कि रिजल्टेंट निकालते क्यों। चल ऊपर मैं तुमको एक चीज सिखाता हूँ जो अभी मैंने आपको सिखाई थी यहाँ पे। अब समझो जरा, अगर मैं तुमसे ये कहता इस वाले केस में यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तुम कहोगे 2 लग रहे हैं। एक लग रहा है 25 न्यूटन का, एक लग रहा है 10 न्यूटन का। तुमने 2 लोगों को हायर किया, तुमने कहा भाई तुम और तुम दोनों लोग इस आदमी को घसीटो। तो तुमने कहा तुमको भी 10 रुपए दूंगा, तुमको भी 10 रुपए दूंगा। इसने कहा कि ठीक है भाई पैसे ना दो, हम घसीट देते हैं। एक ने 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। इसने कहा फिर एक तुम्हारा एक और फ्रेंड है, उसने कहा हटो भाई तुम दोनों, हम अकेले ही इस पे 35 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, और ये आदमी वैसे ही घसीट जाएगा जैसा कि ये दोनों मिलकर के घसीट रहे थे। रिजल्टेंट है कौन? रिजल्टेंट कहता है F1 और F2 तुम लोग हट जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक, जो काम तुम दोनों मिलकर के करोगे वो मैं अकेले कर लूंगा, तो तुम्हारी क्या जरूरत है, मेरे को लगाओ मैं कर देता हूँ। तो रिजल्टेंट कौन है? F1 और F2 को हटा करके उसकी उनकी जगह पे बैठने वाला जो फोर्स है उसी का नाम एक्चुअल में रिजल्टेंट है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे F1 कितना था 25 न्यूटन, यहाँ पे F2 कितना था 10 न्यूटन। इन दोनों को उड़ा दिया, इन दोनों को उड़ा दिया, और उसकी जगह पे कौन आ गया? रिजल्टेंट आ गया। और वो कौन था? वो था तुम्हारे पास 35 न्यूटन। तो रिजल्टेंट कब निकालते हैं और क्यों निकालते हैं? हम रिजल्टेंट तब निकालते हैं जब हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं
और हमको इनसे काम करवाना होता है, लेकिन हम दो लोगों को नहीं रखना चाहते हैं, किसी एक को रखना चाहते हैं। तो हम कहते हैं तुम दोनों हटो, मेरा तीसरा फ्रेंड आ रहा है जिसका नाम रिजल्टेंट है, वो तुम दोनों जैसा ही काम करेगा और वो अकेला ही ये काम कर देगा। इतनी बात समझ आई रिजल्टेंट क्यों लगाते हैं? अब जरा देखना इस सवाल में। अब अगर मैंने कहा कि मेरे पास दो फ्रेंड है, तो इसने कहा कि दो फ्रेंड की जरूरत नहीं है, एक ही फ्रेंड से काम चल जाएगा। इसने कहा कैसे चल जाएगा? इसने कहा देखो पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। इसने यहाँ पे सॉल्व किया, ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है तुम्हारे पास f1 का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास f2 का स्क्वायर, 2 तुम्हारे पास f1 f2 तुम्हारे पास कितना cos 90। ठीक है, f1 की वैल्यू कितनी 3 स्क्वायर, f2 की वैल्यू कितनी 4 स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4, cos 90 की वैल्यू कितनी 0। ठीक, ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया अंडर रूट, ये हो गया अंडर रूट तुम्हारे पास 25 और ये हो गया 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट ने कहा भैया मेरी वैल्यू तो आ गई है 5 न्यूटन। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि 5 न्यूटन वैल्यू तो आ गई है, लेकिन तुम लगोगे कहाँ ये बताओ। तो इसने कहा कि हम बता दे रहे हैं हम कहाँ लगेंगे। ये अल्फा एंगल है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या लिखा था अभी, tan अल्फा का फॉर्मूला ऊपर लिखा था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, इसने कहा था कि tan अल्फा का फॉर्मूला लिखा था अभी b sin थीटा अपॉन a प्लस तुम्हारे पास b cos थीटा। यहाँ पे b का रोल कौन अदा कर रहा है, f2 अदा कर रहा है, f1 किसका कर रहा है, a का कर रहा है। तो इसने कहा कि f2 तुम्हारे पास साइन 90 अपॉन f1 प्लस तुम्हारे पास f2 तुम्हारे पास कितना cos 90। f2 की वैल्यू कितनी है 4 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, f1 की वैल्यू 3 है, ये 4 है और ये 0 है। तो ये हो गया 4/3, tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया 4/3। तो ये होता है वैल्यू किसकी, tan 53 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसने कहा कि ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री आ गई। इसने कहा हो गया काम, इसने कहा हो गया भाई, जितना होना तो हो गया। इसने कहा कि ये जो खेल आप लोग खेल रहे थे, दो लोग को हायर करेंगे, एक भाई साहब 4 न्यूटन लगाएंगे, एक 3 न्यूटन लगाएंगे, दो लोगों को हायर करना पड़ेगा, दो लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। इसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इस ऑब्जेक्ट को दो लोग फोर्स लगाएं, इस ऑब्जेक्ट को कोई एक ही बंदा फोर्स लगाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट को जो बंदा फोर्स लगाएगा उस बंदे को हम रिजल्टेंट बोल रहे हैं। और उसने कहा भैया ऐसा है, मैं हूँ रिजल्टेंट और मेरी वैल्यू है 5 न्यूटन और मेरे को तुम लगाना कितना 53 डिग्री में। तो जैसा काम इन्होंने किया वैसे ही काम हम करके देंगे। ये मतलब हुआ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने का। सभी लोग को बात समझ में आई या किसी के मन में कोई डाउट है तो अब आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊं। बताओ भैया, तुम्हारे मन में हल्का फुल्का बचकाना कोई भी डाउट आ रहा है पूछो, क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो, अभी तुम्हारे डाउट बनते हैं पूछना। बताओ भाई, अर्पित, खुशबीर, कृतिका, सरवी, कोई भी डाउट यहाँ पे आ रही हो मन में कि ये बात अपने पल्ले नहीं पड़ी अपने को, बताओ भाई, कुछ भी लगे आपको। हम लोग रिजल्टेंट क्यों पढ़ रहे हैं? रिजल्टेंट इसलिए पढ़ रहे हैं कि दो लोग तुम दोनों हट जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं कर दूंगा ये काम, है ना। अब जैसे अगर मैं तुमको ये एग्जाम्पल देता, क्या नाम है यहाँ पे, जैसे मैं तुमसे कहता कि बेटा ऐसा है, इस बंदे को तुम्हारे पास जो है 4 न्यूटन से भी घसीटा जा रहा था और 3 न्यूटन से भी घसीटा जा रहा था, तो तुम कहते हैं कि हटा लो ना इन दोनों को, हटा लो इन दोनों को, 7 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे काम हो जाएगा। बात तो सही है, ठीक है। तो इसने कहा कि इस बंदे को इधर की तरफ जो है 4 न्यूटन से घसीटा जा रहा था, इधर की तरफ 3 न्यूटन से घसीटा जा रहा था, तो तुम कहते हो हटा दो ना इन बंदों को, उठा के हम यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ये आराम से घसीट के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता कि बेटा इस बंदे को तुम्हारे पास 3 न्यूटन से ऐसे घसीटा जा रहा था, 4 न्यूटन से ऐसे घसीटा जा रहा था, तुम कहते हैं अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब तो रिजल्टेंट निकालोगे ना। कैसे निकालोगे भाई? आंसर क्या आया इसका, आंसर आया कि भाई ये रिजल्टेंट रहेगा तुम्हारे पास कितना 5 न्यूटन और एंगल कितना लगेगा, एंगल लगेगा तुम्हारे पास 53 डिग्री। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा तुम्हारे पास कैसे, ट्रायंगल लॉ से। इसका मतलब है कि दो लोग को भगाया और एक को लगाया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आया भाई समझ में सभी लोगों को? किसी के मन में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अभी सवाल का आंसर मिला कृतिका कि ये इंक्लाइन क्यों जाएगा? अभी क्लियर हुआ तुमको ये इंक्लाइन क्यों जाएगा? क्योंकि जब आप 25 न्यूटन अकेले लगाते तो आप राइट पे शिफ्ट लेते, लेकिन अगर 25 न्यूटन के अलावा तुम 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लगा लोगी
तो तुम्हारा फोर्स है वो परफेक्ट हॉरिजॉन्टल और परफेक्ट वर्टिकल नहीं होगा, वो फिर इंक्लाइन हो जाएगा, और इंक्लाइन होने के बाद आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। किसी के मन में कोई डाउट किसी भी तरीके का पूछिए, कहीं पे भी आपको लगता है कि ये बात अपन को नहीं समझ आए तो बताओ। ठीक, अब कोई कहता है कि ठीक है, मान लो कि सर ये 7 न्यूटन का आंसर कैसे निकाला आपने, ये तो सिंपल यार, हमने ऐड करके निकाला। इसने कहा मान लो अगर ऐसे वेक्टर से निकालना होता तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो जरा, अगर ये कह रहा है कि ये तुम्हारे पास बॉडी है, इस बॉडी पे तुम्हारे पास एक यहाँ पे लगा दिया मैंने 4 न्यूटन, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया तुम्हारे पास इधर की तरफ 3 न्यूटन। मैंने कहा कि रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ, तुम कहोगे ठीक है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास कितना f1 स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास f2 स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2f1 f2 कॉस तुम्हारे पास, भैया f1 और f2 के बीच में एंगल कितना होगा बताओ, इधर f1 और f2 के बीच में एंगल कितना होगा एनीवन, f1 और f2 के बीच में एंगल कितना, दोनों लोग का सेम मुंह है ना, सेम तरफ डायरेक्शन है, और जब दोनों लोग सेम आगे तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 4 का स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1, ठीक है, तो कितना हो गया, ये होता है 9 प्लस तुम्हारे पास 16 40 इक्वल टू कितना 24, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर रेडियल अंडर रूट तुम्हारे पास 49, और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 7। अब मुद्दा ये कि आप करोगे क्यों यार, ये तो तुमको भी पता है कि दोनों लोग एक ही तरफ है तो ऐड कर देना है, ठीक है, ये आ गया आंसर। आपको कहेगा कि एंगल, इसने कहा एंगल, एंगल ले लीजिए आप, एंगल में हम क्या लिखेंगे f2 तुम्हारे पास साइन थीटा अपॉन तुम्हारे पास f1 प्लस तुम्हारे पास f2 तुम्हारे पास कॉस थीटा, थीटा में 0 रख लो, ठीक है, थीटा में 0 रख लो, साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, आंसर आ गया 0, tan अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास 0 बोले तो tan 0, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी 0, अल्फा की वैल्यू 0 मतलब रिजल्टेंट कहाँ लगेगा, सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट इन लोग की डायरेक्शन पे लगेगा। तो हमने जब इनको हटाया तो रिजल्टेंट लगाया तुम्हारे पास कितना, आर की वैल्यू लगाई 7 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इधर की तरफ ही होगा, इस तरीके से आंसर निकाल सकते। क्लियर हुआ फंडा सभी लोग को, समझ में आया कि रिजल्टेंट क्यों पढ़ते हैं हम लोग, रिजल्टेंट क्या काम आएगा आपके, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, क्यों निकालेंगे रिजल्टेंट हम लोग, एंगल का कंसेप्ट समझ में आया सभी लोग को, ठीक, फॉर्मूला समझ में आया। लीड एलिवेशन क्लास 11 में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में कभी नहीं आएगा, क्लास 12 में सिर्फ आपको क्या याद रखना पड़ेगा, ये वाला रिजल्ट, ये दो बात आपको याद रखनी चाहिए, ये दो बात आपको याद रहनी चाहिए, पहली बात और दूसरी बात, अगर वेक्टर फॉर्म पूछे तो ये बताना, और अगर वैल्यू पूछे, मैग्नीट्यूड पूछे, स्केलर फॉर्म पूछे तो फिर ये बताइएगा आप क्या करते हैं, इस तरीके से आप एक्सप्लेन। क्लियर है भाई, अरे हाँ ना कुछ यस बोलोगे, कुछ नहीं बोलोगे, सुनो पता ही लगता कौन पढ़ रहा है यस कौन पढ़ रहा है। सर्वी कृतिका यस आया, सर, सर्वी तुम हो, यस जाग रही हो सर्वी, यस सर। हाँ ठीक, बात करते रहा करो, हमको भी पता लगेगा, ऐसा ना कि हम भूतों को पढ़ा रहे हैं कोई बोल ही नहीं रहा, ठीक, चलो तो फिर मिलते हैं फिर, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, अभी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके आगे जो पता ना अगली क्लास में बताते हैं, ठीक है, चलो थैंक यू सर। ओके।